हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। बड़े भाई साहब, इस पार्ट के प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे बड़े भैया छोटे भाई को जो वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो वो विषय पढ़ रहे हैं, उस विषयों के बारे में कैसे अलग अलग तरह से भैया जो है वो छोटे भाई को समझाते रहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे इसी लेसन का पार्ट 3। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो छोटा भाई है वो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो सालाना एग्ज़ाम होती है या जो सालाना परीक्षा होती है, वो फिर से परीक्षा हुई और फिर वही हुआ। बड़े भैया जो है वो फिर से फेल हो गए और छोटा भाई जो है वह कक्षा में फिर से अव्वल आ गया। अब छोटा भाई यहाँ पे कहता है कि बड़े भैया ने इतनी पढ़ाई की थी कि चेहरे पर जो उनकी रौनक थी वह पूरी रौनक चली गई थी। फेल हो जाने की वजह से भैया रोने लगे और उन्हें देखकर छोटा भाई भी रोने लगा। अब दोनों के बीच जो है वो केवल एक कक्षा का अंतर बाकी था। मतलब छोटा भाई जो है वो 8वीं में पहुँच गया था और बड़े भैया जो है अभी भी 9वीं कक्षा में ही रह गए थे। छोटा भाई सोचता था कि अगले साल भैया फिर से फेल हो जाते तो मैं तो उनके बराबर ही आ जाऊंगा, फिर मुझे किस आधार पर वे डांटेंगे। लेकिन यह विचार छोटे भाई ने अपने मन से निकाल दिया और सोचने लगा कि भैया मुझे मेरे हित के लिए ही तो डांटते हैं या मेरे फ़ायदे के लिए ही तो डांटते हैं, उसी की वजह से तो मैं दनादन पास होते जा रहा हूँ। तो बड़े भैया फिर से फेल हो गए और छोटा भाई फिर से पास हो गया। लेकिन जो भैया है वो दुखी हो गए थे और उनको देखकर छोटा भाई भी दुखी हो गया था। लेकिन उसके मन में एक और बात आती थी कि अब तो एक ही दर्जे का अंतर बाकी रह गया। अगले साल मैं 9वीं में चला जाऊंगा, अगर भैया फिर से फेल हो जाएंगे तो भैया मेरे साथ ही आ जाएंगे। अब वो मुझे किस अधिकार से डांटेंगे। और दूसरी बात ये भी सोचता कि नहीं, भैया मेरे फ़ायदे के लिए ही डांटते हैं, इसीलिए तो मैं दनादन पास होते जा रहा हूँ। आगे देखते हैं। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूँ या न पढ़ूँ मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियाँ आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भी भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो है भाई साहब जो है वो पहले से थोड़ा नरम हो गए थे, मतलब शांत हो गए थे। डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने खुद पर संयम रखा था। शायद वे अब समझ गए थे कि छोटे भाई को डांटने का कोई फ़ायदा नहीं। इससे क्या हुआ कि जो छोटा भाई है वो भैया के इस बर्ताव का अनुचित फ़ायदा उठाने लगा। पहले जो डांट डपट मिलती थी उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता था, पर अब तो उसने ठान लिया था कि मैं चाहे पढ़ूँ या न पढ़ूँ, मेरी तकदीर तो बहुत बलवान है, मैं तो पास ही हो जाऊंगा। अब तो छोटे भाई को एक और नया शौक चढ़ गया था, कनकौवे उड़ाने का, यानी पतंगबाजी का। सारा समय जो है बस पतंग उड़ाने में लगा देता, पर भैया को इसकी कानो कान खबर न होने देता। सारा कुछ गुप्त तरीके से यानी चुपचाप तरीके से वो करता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि भाई साहब को यह लगे कि उनका जो सम्मान है या उनका जो आदर है वो उनकी नज़र में कम हो जाए। आगे देखते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि शाम के समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवा लुटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन कुछ उस आकाशगामी पथिक की ओर।
जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से एक नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लगे वो झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियाँ। अब सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकव्वे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीचे जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को तो कुछ अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या होता है कि एक दिन अचानक क्या होता है कि छोटा भाई जो है वो हमेशा की तरह बाकी लड़कों के साथ कट्टी पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ रहा होता है। अचानक दौड़ते दौड़ते और पतंग की ओर देखते देखते बड़े भैया जो उस समय शायद बाजार से वापस आ रहे थे, उनसे जाकर वह टकरा जाता, क्योंकि उसका ध्यान सामने रहता ही नहीं है, उसका ध्यान पूरा पतंग की ओर रहता है। इसलिए सामने से जब भैया आ रहे होते हैं तो उनसे जाकर वो टकरा जाता है। बस फिर क्या, भाई साहब ने छोटे भाई का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम इन बाजारी लौंडों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तो इसका भी कुछ नहीं कि तुम अब छोटी कक्षा में नहीं हो बल्कि 8वीं कक्षा में आ गए हो। आखिर आदमी को अपनी पोजीशन का तो ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद भैया ने फिर से अपनी उपदेशमाला शुरू की। जिस तरह से वो छोटे भाई को हमेशा डांट डपट करते थे, वो उन्होंने वहीं पे शुरू किया। कहने लगे कि एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। इतना ही नहीं, डिप्टी मैजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट भी हो जाते थे। कुछ तो समाचार पत्रों के संपादक भी है, और तुम उसी 8वीं कक्षा में आकर इन बाजारी लड़कों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहे हो। तुम्हारी इस कम अक्ली पर तो मुझे दुख होता है। तुम प्रतिभावान हो, लेकिन वह प्रतिभा किस काम की जो आत्मगौरव को ठेस पहुंचाए। तुम यह समझ रहे हो कि मैं भाई साहब से केवल 1 दर्जा नीचे हूँ, तो भाई साहब को अब मुझे कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। बेशक अगले साल मेरी दर्जे में या मेरी कक्षा में आ जाओ या फिर उसके आगे की कक्षा में भी चले जाओ, लेकिन याद रखना, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे ज़िंदगी का तजुर्बा या अनुभव तुमसे ज़्यादा है। चाहे तुम MA, DPhil या DLit क्यों न हो जाओ, मेरी बराबरी नहीं कर सकते। दुनियादारी की समझ किताबें पढ़ने से नहीं बल्कि दुनिया देखने से आती है। इसके लिए भाई साहब अपनी माँ का और दादाजी का भी उदाहरण छोटे भाई को देते हैं। तो उनका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि शायद माँ को या दादा को अमेरिका में किस तरह की व्यवस्था है, आकाश में कितने नक्षत्र है, यह सारी बातें चाहे उन्हें मालूम न हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे कहीं ज़्यादा है। और हम दोनों चाहे दुनिया की सारी विद्या पढ़ लें, लेकिन हमें सुधारने का या डांटने का हक माँ और दादाजी को हमेशा रहेगा, क्योंकि दुनिया का तजुर्बा उन्हें हमसे ज़्यादा है। हमारा अच्छा बुरा वे सही तरीके से जानते हैं। तो भाई साहब ने यहाँ पे जो छोटे भाई को जो उपदेश दिए हैं, वो एकदम से सही उपदेश उन्होंने यहाँ पर दिए हैं कि हम भी देखते हैं कि अगर हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हम अपने पेरेंट्स का ओपिनियन लेते हैं, हम उनका सजेशन लेते हैं किसी चीज़ के लिए, ताकि हम लोग सही राह पर चल सके। तो बड़े भैया जो है वो छोटे भाई को इसी तरह से वही बात समझा रहे हैं कि चाहे हमारी माँ या हमारे दादाजी कम पढ़े हो, चाहे उन्हें किताबों का ज्ञान नहीं हो, लेकिन दुनियादारी की अच्छी खासी समझ उन लोगों को है। वो और अच्छा क्या है बुरा क्या है हम लोगों के लिए वो हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे भैया देते हैं कि दैव ना करे कि आज मैं बीमार हो जाऊँ तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। बड़े भैया यही कहते हैं कि भगवान ना करे कहीं अगर मैं बीमार पड़ गया तो तुम दादाजी को पत्र या खत लिखोगे, बस इतना ही करोगे, उसके सिवा कुछ नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम्हारी जगह दादाजी रहेंगे तो पहले वे तो बीमारी देखेंगे, उसके बाद खुद इलाज करेंगे। अगर उसमें सफल नहीं हुए तो फिर वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो बड़ी दूर की चीज़ है, हमें तो यह भी नहीं पता कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले।
दादाजी जो कुछ पैसे भेजते हैं वे महीने के 20-22 तक खर्च हो जाते हैं और फिर पैसे पैसे के लिए मोहताज होना पड़ता है। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह छिपाना पड़ता है। जितने पैसे आज हम दोनों खर्च कर रहे हैं ना, उसके आधे में तो दादाजी ने अपनी उम्र का बड़ा समय इज्जत और नेकनामी के साथ भी निभाया है और परिवार का पालन पोषण किया है, जिस परिवार में सारे लोग मिलकर कुल 9 लोग थे। आगे भाई साहब अपने हेडमास्टर जी का भी उदाहरण छोटे भाई को देते हैं। वो कहते हैं कि अपने हेडमास्टर साहब ऑक्सफोर्ड के MA हैं, 1000 रुपये तनख्वाह पाते हैं। उन्हें खुद घर का खर्च चलाना मुश्किल हो पाता था। जब वो अपने घर का खर्च चला रहे थे तो पैसे उनको कम पड़ जाते थे, लेकिन जब से उन्होंने अपनी माँ के पास सारे घर की जिम्मेदारी दी है तब से घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। अब बताओ, यहाँ पर उनकी डिग्री काम आई या माँ का तजुर्बा? इसलिए तुम अपने दिमाग से यह बात निकाल दो कि तुम स्वतंत्र हो, जो चाहे कर सकते हो, लेकिन मेरे होते हुए तुम बेराह न चल पाओगे। अगर तुम ऐसे ही नहीं मानोगे तो हाथ का भी मैं उपयोग कर सकता हूँ, यानी तुम्हें मैं मार भी सकता हूँ। इतना याद रखो। पता है मुझे तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है, लेकिन ये बातें अभी सुनने में तो जहर लग रही है, लेकिन अगर तुम इसे ध्यान से सुनोगे, उस पर गौर करोगे तो यही बातें तुमको आगे जाकर बहुत काम आएगी। अब भैया की इतनी सारी बातें सुनकर जो छोटा भाई है वो चुपचाप खड़ा रहता था और आज सचमुच छोटे भाई को अपने छोटेपन का एहसास हुआ और बड़े भैया के प्रति छोटे भाई के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। छोटे भाई साहब से कहा कि बिल्कुल भैया, आपको पूरा अधिकार है मुझे डांटने का या फिर गलत काम करने पर मुझे मार भी पड़ सकती है आपके हाथ की। यह सब सुनते ही भाई साहब ने छोटे भाई को गले से लगा लिया। जो छोटा भाई हमेशा भैया के डांटने पर चुपचाप सा खड़ा रहता था, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालता था, आज भैया के डांटने पर छोटे भाई ने भैया के सामने बोलने की हिम्मत की और भैया से यही कहा कि बिल्कुल भैया, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर मैं कुछ गलत काम करता हूँ तो आपको मुझे डांटने का या मुझे सही रास्ता दिखाने का पूरा अधिकार है। ये बात सुनकर ही भैया ने छोटे भाई को अपने गले से लगा लिया और भाई साहब प्यार से कहने लगे कि मैं पतंग या कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरी भी इच्छा होती है यह सब मस्ती करने की, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझ पर और मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें सही राह पर चलते देखूं। अगर मैं भी ऐसी ही मटरगश्ती करता रहूँगा तो तुम भी उसी राह पर चलोगे। तुम्हारे सामने मैं आदर्श रखना चाहता हूँ, तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। अब यह सारी बातें करते करते एक कटी हुई पतंग जो है उनके ऊपर से गुजरी। उसकी जो डोर है वो लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड उस पतंग के पीछे पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ा चला आ रहा था। उतने में भाई साहब ने उछलकर उस पतंग की ओर डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़ चल गए। पीछे पीछे छोटा भाई भी खुशी खुशी बड़े भैया के पीछे पीछे दौड़ते हुए हॉस्टल की तरफ चला गया। तो इस तरह से दोनों भाई उस कटी पतंग का आनंद उठाते हैं और छोटा भाई जो है भैया का यह रूप पहली बार देखता है, क्योंकि हमेशा डांटने वाले बड़े भैया आज अलग रूप में उसके सामने आ जाते हैं। जो भैया इतनी देर से उसे डांट रहे थे, उसे डपट रहे थे, तो पतंग की डोर देखकर ही भैया ने उछलकर उस पतंग को पकड़ा और खुशी खुशी वो उस पतंग को लेकर हॉस्टल की तरफ दौड़े चले गए और उनके पीछे पीछे छोटा भाई भी हॉस्टल की तरफ दौड़ा चला गया, वो भी खुशी खुशी। तो इस तरह लेखक प्रेमचंद ने दोनों भाइयों की कहानी और ख़ासकर बड़े भाई साहब के बारे में बड़ा ही मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बड़े भैया का स्वभाव कठोर नहीं था, पर परिस्थितिवश या छोटे भाई को सही राह पर लाने के लिए वे हमेशा कठोर बने रहते थे। उन्हें वैसा बनना पड़ता था क्योंकि छोटे भाई की जिम्मेदारी उन पर थी और उस जिम्मेदारी को वे बखूबी निभा भी रहे थे। बड़े भाई साहब का फ़र्ज वे भली भांति निभा रहे थे। भले ही पढ़ाई में वे अव्वल नहीं थे, लेकिन दुनिया की अच्छी खासी समझ उनमें खूब थी। वे बहुत समझदार थे। छोटे भाई को सही राह दिखाने के लिए उन्होंने न जाने कितनी इच्छाओं को मारा था। सच में बड़े भैया तो बड़े भैया ही थे।
तो यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि पाठ आपको समझ में आया होगा। इसका जो प्रश्न अभ्यास है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर।